नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट को। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारत और ब्रिटेन को लेकर आ रही है। भारत और ब्रिटेन उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस बारे में खुद ब्रिटिश संसद को सूचित भी किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में लिखे सवाल के जवाब में ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों की रक्षा अनुसंधान एजेंसियों के बीच समझौते पर सहमति को लेकर काफी सारी बातचीतें चल रही हैं। इस तरह के समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और सह विकास कार्यक्रमों को शामिल करना है और डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और भारत के DRDO के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये जॉइंट रिसर्च, को डिजाइन, को डेवलपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन के माध्यम से उन्नत सुरक्षा क्षमताओं को डिलीवर करने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन मरीन इलेक्ट्रिक प्रपल्जन प्रणालियों पर सैन्य व औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्जन क्षमता साझेदारी पर भी काम करने की बात कह रहे हैं। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में भारत के साथ ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की बात भी कही है, जिससे कि ये जो नौकरशाही संबंधी पेच होते हैं वो कम होंगे और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी का समय भी कम होगा। अगली खबर LAC से ही आ रही है। चीन के द्वारा पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में दूसरे पुल के निर्माण को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने इस इलाके में 1960 के दशक से अवैध कब्जा कर रखा है। हमने अपने इस क्षेत्र पर इस तरीके के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। यही नहीं, आगे उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से सीमा पर सड़कों और पुलों का निर्माण भी काफी तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, अगली खबर भारत के नए जेट इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफ्रान अगले हफ्ते या फिर आने वाले दिनों में जेट इंजन के समझौते पर साइन कर सकते हैं, जिसमें कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जाएगा AMCA के लिए। बता दें कि ये जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है वो स्कीमा M88 का डेरिवेटिव हो सकता है, जिसमें कि डिजिटल मॉडलिंग, 3D डिजिटल सिमुलेशन, इसके अलावा डिजिटल डिजाइन के साथ नई कोर टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी। उसके बाद इसका प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो जाएगा और पहला मॉडिफाइड कोर 3 सालों में तैयार हो जाएगा, जिसका टेस्ट बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के किया जाएगा। बता दें कि नया इंजन जिसका एक बेहतर कोर सेक्शन होगा उसे करीबन 10,000 घंटे के टेस्ट बेंच रनिंग करनी होगी। इसके अलावा 5,000 घंटों का इन फ्लाइट टेस्ट से भी उसे गुजरना पड़ेगा ताकि इसकी विश्वसनीयता इसके ऑपरेशनल होने से पहले बन सके। बता दें कि पहला फ्लाइट वर्दी इंजन 2028 से पहले या 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इसके जो ट्रायल्स हैं वो डसॉल्ट एविएशन के राफेल पर होंगे। ट्रायल के दौरान राफेल टेस्ट बेड में 75 किलो न्यूटन का स्कीमा M88 इंजन तो हो गई, साथ ही इसमें एक नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी लगाया जाएगा परीक्षण के लिए, जिसका इस्तेमाल इंजन के बेसिक प्री प्रोडक्शन इंजन के लिए किया जाएगा। DRDO के GTRE और साफ्रान नए इंजन का टेस्ट एक AMCA के प्रोटोटाइप पर भी करेंगे, वो भी तब जब इसका फ्लाइट ट्रायल पूरा हो जाएगा राफेल एयरक्राफ्ट से। इसके बाद धीरे धीरे इन इंजनों में सुधार किया जाएगा ताकि इन इंजन की जो सर्विस लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इन इंजनों को बाद में AMCA Mark II के पहले बैच पर लगाया जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई खबर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले तो बात हम ये कर रहे थे कि 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाएंगे, लेकिन अब ये 110 पर भी अटक गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई भारत की जलवायु बिल्कुल अलग है, यानी कि भारत की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो अलग है। ऐसे में फ्रांस में इंजन का टेस्ट क्यों किया जाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। साथ ही यहाँ पर यह बात भी अभी सामने नहीं आई है कि इस जेट इंजन की जो IP और तकनीक है उसके बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा है कि M88 इंजन को जो कि अभी अपने नियर मोस्ट अपग्रेडेबल थ्रस्ट पर है उसे कैसे 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जिसे बनाया जा रहा है, इस इंजन को जरूरत के मुताबिक 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास तक अपग्रेड किया जा सकेगा। दूसरा, भारतीय परिस्थितियों में जो इंजन का थ्रस्ट होता है उसमें 10% की कमी आ जाती है, इसीलिए भारतीय परिस्थितियों में 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रदान करना एक इंजन को अपनी मानक परिस्थितियों में 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट इसका भारत में ही होना चाहिए। भले ही आप डसॉल्ट एविएशन से उस राफेल विमान को भारत मंगवाएं और भारतीय वातावरण में इसका टेस्ट होना बेहद जरूरी हो जाता है। रही बात IP की और TOT की, इस पर भी अभी कुछ सवाल खड़े हैं जिनका उत्तर आना बाकी है, उसका इंतजार हम करेंगे।
लेकिन फिलहाल के लिए ये डील अगले हफ्ते तक साइन हो जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 के क्वाड लॉन्चर को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेटेड किया गया है। अब सुखोई 30 MKI के हार्ड पॉइंट्स डीआरडीओ के इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को ले जाने में सक्षम होंगे। बता दें कि 100 दुश्मन के एक एयरबेस को खत्म करने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि 100 अब इंडियन एयरफोर्स में अगले साल से ऑपरेट भी होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड को HAL के द्वारा एक खरीद का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत वे तेजस फाइटर जेट के कैनोपी सेवरेंस सिस्टम की आपूर्ति करेंगे, जिसकी अनुमानित कीमत है 19 करोड़ रुपए। स्वदेशी कैनोपी सेवरेंस सिस्टम जिसे कि डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये एक एस्केप पाथ क्लियरेंस सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल पायलट इमरजेंसी की स्थिति में कर सकता है। अगली खबर दोस्तों LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि LUH का कोल्ड शॉक टेस्ट किया गया है लेह क्षेत्र में, यानी कि एक एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि अत्यधिक ठंड वाले वातावरण में LUH का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर को 24 घंटे तक बेहद ठंड वाले मौसम में रखा जाता है, वो भी बंद स्थिति में। ऐसे में जब इंडियन एयरफोर्स लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का 24 घंटे वाला जो टेस्ट कर रही थी, उस दौरान मौसम काफी खराब हो गया। ऐसे में LUH को 24 के बजाय 48 घंटे बेहद ठंड में रहना पड़ा, लेकिन 48 घंटे के बाद भी LUH ने पूरी तरह से सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भरी। जहां इतनी देरी में अन्य हेलीकॉप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे में इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर की ताकत ने यह दिखा दिया कि भारत अगर अपने हथियारों की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17 के स्पेयर पार्ट की जरूरत पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स लगाकर पूरी की जा रही है। 2028 से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। भारत का जोर अब स्वदेशी पर है। HAL स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बना रहा है। अगर अप्रूवल मिल गया तो पहला स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर 2030 तक मिल जाएगा। Mi-17 पिछले 3 दशक से एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ सालों से इन हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स रूस से नहीं मिल पाए हैं, इसकी सप्लाई प्रभावित हुई है। काम चलाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टरों में Mi सीरीज के पुराने हेलीकॉप्टर Mi-35 के पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। बता दें कि पुराने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35 अब ज्यादातर सर्विस में नहीं है। एक वक्त में एयरफोर्स के पास इसकी 2 स्क्वाड्रन्स थी। इनकी जगह फिर भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए। एयरफोर्स के पास इस वक्त करीबन 60 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं और करीबन 140 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं। Mi-17 6 साल में फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे और बाहर से कोई हेलीकॉप्टर खरीदने की भी कोई योजना नहीं है। हालांकि इस कमी को HAL ही पूरी कर सकता है और तीनों सेनाओं के लिए इस वक्त हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत है। बता दें कि आने वाले कुछ सालों में तीनों आर्म फोर्सेस को मिलाकर करीबन 400 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होगी और HAL इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी में जुटा है ताकि इससे रूस पर भारत की निर्भरता कम हो। दोस्तों अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि गगनयान की तैयारी के हिस्से के रूप में एक नकली क्रू मॉडल के साथ इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADTs इन्हें आयोजित करने की योजना बना रहा है, जो कि पैराशूट सिस्टम को मान्य करेगा। बता दें कि इन 7 परीक्षणों के लिए भी कुछ परीक्षण पहले पूरे हो चुके हैं। अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट काफी महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि दोस्तों पैराशूट प्रणाली के सत्यापन यानी कि वैलिडेशन के लिए ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा एक नकली क्रू मॉडल के साथ, जो उड़ान के समान बाहरी कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखता है। कहा जा रहा है कि पैराशूट को AN-32 या फिर IL-76 विमान से ड्रॉप टेस्ट के साथ मान्य किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ भी ट्रायल सॉर्टीज के लिए क्रू मॉडल को साकार किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।